गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लान। तो ये टॉपिक जो है आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो दोबारा से जो है विंडो ओपन करेंगे या रीओपन करेंगे, जिसमें कि 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान जो है वो दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दोबारा मौका दिया जाएगा कि अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो दोबारा से जो है वो पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं अंडर दिस प्रोग्राम। ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में होगा क्या कि आपको याद होगा कि दिसंबर 2021 में ये प्रोग्राम पहली बार अनाउंस किया गया था और $10 बिलियन का जो है पीएलआई स्कीम अनाउंस किया गया था सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। अब ये जो विंडो है दोबारा से ओपन की जा रही है कि अगर किसी कंपनी ने अप्लाई करना है तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, और ये विंडो ओपन रहेगी दिसंबर 2024 तक। अब इसमें क्या जो है वो प्रॉब्लम रही है, क्यों जो है दोबारा से रीओपन करने की ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि पहले जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जो प्लांट्स जो लगाए जा रहे थे उनको अप्रूवल देने में या उनके एप्लीकेशंस में कुछ प्रॉब्लम आई थी दोबारा से जो है, इसलिए और मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो एक टाइम दिया जा रहा है कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक 3 प्रपोजल आए हैं, जिसमें से सिर्फ वेदांता और फॉक्सकॉन का जो प्रपोजल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सोच रही है कि जिसको आगे परसू किया जा सकता है। और जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, सेमीकंडक्टर को इतना गवर्नमेंट क्यों जो है वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा लगा कर क्यों इसको प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि ये फाउंडेशन है हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का। आप कोई भी चीज़ उठाकर देख लो, चाहे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कार्स, हर चीज़ में ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो लगती हैं। इंडिया खुद तो बनाता नहीं है, लेकिन हमको सारा जो है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसकी डिमांड इंडिया में लगभग $100 बिलियन तक पहुंचने वाली है 2025 में। लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो उसकी वजह से लॉकडाउन के टाइम पर हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे इसकी वजह से। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंसर्न्स भी रेज़ किए थे कि हम जो चाइना के ऊपर भी अगर हम डिपेंडेंट होंगे तो उनकी इक्विपमेंट में भी जो है वो पॉसिबल बग्स देखे गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम निकाला है डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, जो कि एक नोडल एजेंसी होगी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। 100 डोमेस्टिक कंपनीज़ को भी सपोर्ट दिया जा रहा है, और 20 सच कंपनीज़ को जो है सिलेक्ट भी किया जाएगा इस स्कीम के तहत, और इनके जो है वो ग्रोथ की जाएगी। और 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है गवर्नमेंट इनको देने को तैयार है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा जा रहा है कि वो भी अपनी तरफ से जो है अगर जो है कुछ इनिशिएटिव्स जो अनाउंस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने लगभग $30 बिलियन, मतलब 2,30,000 करोड़ रुपए जो हैं वो लगभग रखे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ तो सिर्फ पीएलआई स्कीम से ही जो है वो इनको कमिट किए हैं। फिर एक चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम भी है, जिसमें कि 85,000 इंजीनियर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी इस फील्ड में काम करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इनकम डेटा। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी गवर्नमेंट ने भी जो है, आपको याद होगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इंडिया का जीडीपी फिगर्स निकाले हैं, जिसमें कहा गया है कि क्योंकि जनवरी से मार्च के क्वार्टर में 6.1% की ग्रोथ हुई, तो उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2022-23 की, वो 7.2% तक शूट कर गई है। जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि 7% तक रहेगी, लेकिन वो ज़्यादा ही रही है। तो अब आपको थोड़ी की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी। जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है। तो जीडीपी तो आपको पता है, जितना भी फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो भी मेजर है, मॉनेटरी मेजर है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो इसमें मोस्टली हम एक्सपेंडिचर साइड को जो है कंसीडर करते हैं कि कितनी डिमांड रही है। ठीक है। कंजम्पशन, जो प्राइवेट कंजम्पशन होती है, या फिर जो आपकी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन होती है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, उसको हम ऐड करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स फिर देखते हैं। ठीक है। तो मतलब कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उसकी वजह से हमको जीडीपी पता लग जाता है। लेकिन अगर सप्लाई साइड के थ्रू हम देखें, तो उससे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो निकाल पाते हैं। ठीक है। कितनी वैल्यू ऐड की है हमने इकोनॉमी में, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो है लेबर और कैपिटल ने, इसको भी जो है वो उसमें कंसीडर किया जाता है। अब रिसेंटली रिलीज डेटा देखें अगर हम, तो बहुत सारे सेक्टर्स ने जो है पॉजिटिव सरप्राइज़ दिया है। एग्रीकल्चर जो है वो, जैसे हमारा पिछले साल जो था वो 3.5% था, वो अब ग्रो होकर 4% ज़्यादा से ग्रो हुआ है। जीवी है, उसने जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो 7.1% पर ग्रो की हैं। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट टू कम्युनिकेशन सेक्टर, ये सब जो है 14% पर ग्रो किए हैं।
अब अगर हम इस बार का डेटा देखें तो सबसे जो एनकरेजिंग चीज़ है वो ये है कि जो एक्सपोर्ट है हमारे वो हाईएस्ट पर लेवल पर पहुंच चुके हैं 2014-15 के हिसाब से। और जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 2006 और 2007 के बाद अब सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंची है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे लिए अच्छे साइंस हैं एज़ कम्पेयर टू जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर इकोनॉमिक के जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम। ये भी इकोनॉमी के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई एक प्लान कर रहा है कि एक लाइट वेट पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम निकाला जाए ताकि अगर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो, चाहे वो डिजास्टर हो चाहे वॉर हो, तो उस समय पर जो है ये सर्व कर सके हमारी कंट्री को। तो जैसे कि समझ लो आप एक बंकर में यूज़ करने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तरह जो है इसको बनाया जाएगा, जिसको मिनिमम बेयर मिनिमम स्टाफ के साथ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। मिनिमलिस्टिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा इसके लिए, और ये इंडिपेंडेंट होगा यूपीआई, एनईएफटी या आरटीजीएस जैसी टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, क्योंकि अब आपको वॉर जैसी सिचुएशन में जब आपके सर्वर वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो चुके हों या कैलेमिटी में ऐसा कुछ हुआ हो, गॉड फॉरबिड, तो आपकी जो है ये इकोनॉमिक जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं या इकोनॉमी जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए आरबीआई ऐसा कर रहा है। अब हम देखते हैं एनईएफटी क्या होता है। एनईएफटी एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है मनी को ट्रांसफ़र करने का। मिनिमम लिमिट इसमें 1 रुपी होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन इसमें जो ट्रांजैक्शन सेटल होती है वो हाफ आवर के बैचेज़ में होती है। जैसे अपने अगर आपने 3:05 पर जो है वो ट्रांजैक्शन की तो वो 3:30 बजे आके कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हर आधे आधे घंटे के जो है वो पीरियड में जो है ये ट्रांजैक्शन होती है। जबकि आरटीजीएस जो है वो रियल टाइम होती है, मतलब साथ के साथ हो जाती है, लेकिन इसमें मिनिमम लिमिट जो है वो 2 लाख की होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग इनिशिएटिव। इकोनॉमी गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये ERSO पायलट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिससे कि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बने। इंडिया को रिपेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की रिपेयर के लिए जो है वो हम बनाना चाहते हैं, और 20% ऑफ ग्लोबल रिपेयर सर्विस मार्केट जो है विद इन 5 ईयर्स हम कैप्चर करना चाहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट जो है वो बेंगलुरु में चलाया जा रहा है और पहले 3 मंथ्स चलाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या इसके परिणाम आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुआरानी ट्राइब। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गुआरानी ट्राइबल पीपल जो है ब्राज़ील में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक लैंड बिल आया है जो कि उनके एंसेस्ट्रल लैंड जो है उसको उसकी रिकॉग्निशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि जो है सिर्फ उसी लैंड को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो है वो रिकॉग्नाइज था। तो गुआरानी ट्राइब क्या है? ये सबसे पहली ट्राइब है जिसके साथ यूरोपियंस ने सबसे पहले आकर साउथ अमेरिका में कांटेक्ट किया था 500 साल पहले। ब्राज़ील के अलावा पैराग्वे, बोलिविया और अर्जेंटीना में भी ट्राइब देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑफर फॉर सेल। ये इकोनॉमी के लिए टॉपिक है। आज इकोनॉमी के टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो कोल इंडिया में 3% जो स्टेक है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू जो है वो आगे बेचेंगे। तो ऑफर फॉर सेल क्या होता है? जैसे आपको आईपीओ निकलता है वो तो फ्रेश जो है शेयर्स के लिए निकलता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है या कोई भी एजेंसी या जो भी कॉरपोरेट कंपनी है वो अपने शेयर्स को जो है वो सिलेक्टेड जो है वो बेसिकली अपने स्टेक को डाइल्यूट करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट अपना 3% का स्टेक डाइल्यूट कर रही है, तो इसीलिए प्रमोटर जो है वो क्या करते हैं अपने स्टेक को डाइल्यूट करने के लिए जो है स्टॉक एक्सचेंज में या जो है वो अपने जो है शेयर्स को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बेच देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें मिनिमम जो भी जितना भी ये 3% का जो स्टेक बेचा जाएगा जो है उसमें म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज को 25% उसमें से मिलेगा। 10% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो आप इसको आईपीओ या फिर एफपीओ मत समझना, दोनों में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ना तो ये आईपीओ है ना ही ये एफपीओ है, बट ये एक अपनी जो है स्टेक को डाइल्यूट करने का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये भी सरप्राइजिंगली इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई जो है अपॉइंटेड डायरेक्टर जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगाए गए थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं? ये लाइसेंस्ड बाय आरबीआई होते हैं और ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स और अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की तरह रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट में, और ये लेकिन गवर्न जो है ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट और आरबीआई एक्ट के थ्रू होते हैं।
इनकी मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो इनको 15% रखनी पड़ती है। 75% इनको अपनी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ता है। 50% जो इनका लोन पोर्टफोलियो है वो कम से कम जो है वो माइक्रो फाइनेंस होना चाहिए, और एडवांसेस इनके जो है वो अप टू 25 लाख रुपीज़ तक हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने एक यूनिक फीट जो है वो अचीव किया है, जिसमें कि MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर जो है वो हमारे INS विक्रांत पर जो है वो लैंड किया है। तो ये जो है हेलीकॉप्टर जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है, जिसको लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, मल्टीपल मिशन जो है ये कंडक्ट कर सकता है। खासकर इसको सबमरीन्स और सरफेस शिप्स को ट्रैक करने का और जो है वो अटैक करने का जो है ये एक इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके सेकेंडरी मिशंस भी हैं, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, कॉम्बैट सर्च या रेस्क्यू। इसके कुछ फीचर्स भी हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको बेसिक आइडिया इसका होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is chip manufacturing plan. This topic is important for our economy section. So central government has decided to reopen the window for applying to the 76,000 crore semiconductor manufacturing plan. So this was first announced during December 2021, and a $10 billion production linked incentive scheme was also announced. And of course, the aim was to encourage semiconductor and display manufacturing in the country. This scheme will reopen for the manufacturers on June 1, and it will remain open till 2024, because the last time it was opened, there were certain regulatory hurdles due to which the manufacturers were unable to apply. So government has received three major proposals, and the major one, the Vedanta Foxconn joint venture, is the only one that the central government is actually considering on the table. And uh, there is an important why there is a need of domestic manufacturing of semiconductors, because they are the foundation of modern electronics industry in the world, and India does not produce any semiconductors. So of course, due to absence of local manufacturing, we were hit the most during the lockdown due to, in 2022 I'm sorry 2020. So, apart from that, Department of Telecommunications has said that there are also concerns regarding the safety concerns or security concerns regarding the telecom equipment which has been sold by Chinese companies. So, government has taken several steps, like comprehensive program was announced in December 2021, which we are talking about currently, and India's semiconductor mission was announced, which will be the nodal agency for semiconductors and display ecosystem. It will be led by global experts in semiconductor and display industry. Support will be provided to 100 domestic companies, and the growth of not less than 20 such companies would be facilitated. Uh, Government is also ready to bear the 50% project cost for this semiconductor fab and display fabs manufacturing, irrespective of the size. And a total of about 2,30,000 crore worth of incentives or support has been committed by the government, which also includes the 76,000 crore PLI scheme. Okay, apart from that, display manufacturing scheme has also been announced, or DLI scheme has also been announced. So for this also, this chips to startup program has been announced, which will train 85,000 engineers in this particular sector. So the next topic is national income data. This topic is important for our economy section. According to the provisional national income data which has been released by NSO, India's GDP has accelerated to 7.2% in the last year. And before understanding these findings, we have to understand the basics of uh, this topic, GDP and GVA. So GDP is basically the expenditure side. Okay, so what is the final the value or monetary value of all the final products and services produced in a country over a certain period of time. So this will basically tell us about the demand in the economy. Okay, so because we are seeing the private final consumption, gross fixed capital formation, government's final consumption expenditure, and net export. So it is basically signaling the demand of the in the economy, whereas gross value added is the supply side supply side data, is providing us the supply side data. Okay, so how much this primary factors of production like labor and capital have contributed to the economy, which sector has been the more robust and which has been struggling, this value is provided by gross value added to us. Okay, so as per the recent data,
Agriculture GVA has grown by 4% as compared to 3.5% in the last year. Financial, real estate, and professional services have seen a growth of about 7.1% as compared to 4.7% in last year. So we have also good news that the exports of the goods and services are now accounting to about 23.5% of GDP, which is the highest since 2014-15 period. Private consumption has hit the highest level since 2006 and 2007 period. And also the biggest thing is 58.5% growth has been seen in this private consumption, and even the gross fixed capital formation is in the highest stage since 2013 and 14 period. Okay, so the next topic is lightweight and portable payment system. This topic is important for our economy and governance topics. So RBI is developing a lightweight and portable payment system which will be operated during the catastrophic events. So in case of any natural calamity or war, this method would be used with, of course, bare minimum staff to ensure that the payment system would not collapse in the country, okay, or in that particular location. So this would have minimalistic hardware and software requirements. It will be independent of the current technologies like UPI, NEFT, or RTGS. And this is very important because the future is uncertain. Even the natural calamities can cause collapse of the infrastructure. So for that, we need such a lightweight and portable payment system. Okay, what is NEFT and RTGS? Both are the modes of transferring money online. Both have certain minimum value, and there is no upper limit here. NEFT is not real-time settlement. It has 30-minute batches or half-hour batches, but in RTGS the transaction is settled at real time. So the next topic is electronics repair services outsourcing initiative. This topic is important for our economy section. Recently, Union Ministry of Electronics has launched this ERS pilot initiative in Bengaluru, which will run for 3 months. And the aim is to transform the country into the repair capital of the world. We want India to be promoted as a hub for repairing electronic goods, and to capture about 20% of the global repair service market within the next 5 years. So for that, Ministry of Electronics and IT has launched this initiative. So the next topic is Guarani tribe. This topic is important for your social issues. So protests have been happening by Guarani tribal people across Brazil due to a new land bill which is restricting their recognition of ancestral land in the country. So this bill is saying that tribal people can get recognition only for the land which they have been occupying since the constitution of the country came into effect in 1988. So who are these Guarani tribe people? They are the first people who contacted the Europeans after they arrived in South America around 500 years ago. Apart from Brazil, they are also present in Paraguay, Bolivia, and Argentina. So the next topic is offer for sale. This topic is important for economy section. Union government has proposed that they will be selling up 3% of their stake in state-owned Coal India through an offer for sale. So this is a very simple method of share sale through exchange platform for listed companies. So this of course allows the promoters, in this case the government of India, to dilute their stake, and they can be adopted by listed companies, both state run and private. Unlike FPO, where companies raise funds by issuing fresh shares, or promoters can sell their existing stake, or both. But in the OFS mechanism only, the existing shares are being put on the block so that they can be sold, and the promoters can divest their capital. Okay, so it is available to top to 200 companies in the world, in the country, in terms of market capitalization. So a minimum of 25% of the shares are offered to mutual fund and insurance companies out of the total offered, in this case 3%, and a minimum of 10% will be offered to retail investors, and so on.
So the next topic is small finance banks. This topic is again important for your economy section. RBI appointed director in Ujjivan Small Finance Bank has recently resigned from the board. So small finance banks are specialized banks which are licensed by RBI to provide financial services and products to low income individuals and underserved communities. Of course, the aim is to ensure financial inclusion. They are public limited companies under the Companies Act, but they are governed by Banking Regulation Act and RBI Act. So they should have a minimum capital to risk weighted assets ratio of 15%, and they should be extending 75% of their credit to priority sector lending. They have to maintain at least 50% of their loan portfolio as microfinance and advances of up to 25 lakh only. Okay, so the next topic is MH-60 Romeo helicopter. This topic is important for your security section. So Indian Navy has recently achieved a unique feat whereby they have landed this MH-60 Romeo multi-mission helicopter on INS Vikrant. So helicopter is the world's most advanced maritime helicopter. It is an all-weather helicopter which is designed to support multiple missions, including detection and tracking of submarines and surface ships, and attack with torpedoes and missiles. Apart from that, it has secondary missions also like search and rescue, combat search and rescue, etc. Okay, so there are certain features also which is not very important for you, but you can give it a glance. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.